आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला जो टॉपिक है उसका हिंदी शिक्षण विधि टॉपिक को आपका क्लियर करेंगे। अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो कहाँ कहाँ ये टॉपिक आपका पूछा जाएगा। पेपर 1 में आपका 15 नंबर का हिंदी आपसे पूछा जाएगा। अगर आप हिंदी रखे होंगे तो वहां पर ये टॉपिक आपका काम आएगा। साथ ही साथ पेपर 2 में भी अगर आप हिंदी रखे हैं वहां पर काम आएगा। साथ ही पेपर 2 में जो हिंदी वाले हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भर भर के क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी टीचिंग मेथोडोलॉजी। सबसे पहले इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग हिंदी क्यों पढ़ाते हैं। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदी टीचिंग। आखिर हिंदी पढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है ये पता करना। सबसे पहले अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं और कोई बच्चा हिंदी सीखते हैं आपसे तो उसका क्या होगा, भाषा कौशल का विकास होगा, लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट होगा। लैंग्वेज स्किल में क्या क्या आता है इसको आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में LSWR से। एल मतलब होता है लिसनिंग यानी कि सुनना, एस मतलब होता है स्पीकिंग यानी कि बोलना, डब्ल्यू मतलब होता है राइटिंग और आर मतलब होता है रीडिंग। ये चार भाषा का स्किल होता है, लैंग्वेज का स्किल होता है। चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीखे, इंग्लिश, हिंदी और भी उर्दू, कोई भी लैंग्वेज सीखे तो ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट है भाषा सीखने का। एल से हो जाएगा आपका लिसनिंग जो कि है सुनना, एस से स्पीकिंग यानी कि बोलना, डब्ल्यू यानी कि राइटिंग लिखना और आर यानी कि रीडिंग पढ़ना। तो हिंदी टीचिंग मेथोडोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव है इससे बच्चों में भाषा कौशल का विकास होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, भाषाई चेतना का विकास, यानी कि इसमें बच्चे के अंदर व्याकरण का ज्ञान डेवलपमेंट होगा, जो वोकेबुलरी है शब्दावली डेवलप होगा और साथ ही साथ साहित्यिक ज्ञान में भी वृद्धि होगा बच्चों में अगर आप बच्चों को हिंदी सिखाते हैं और कोई हिंदी सीखता है। थर्ड क्या होगा इससे कि बच्चों के अंदर साहित्यिक रुचि का विकास होगा। बड़े बड़े साहित्यकार लेखक कैसे बने, पहले वो लोग हिंदी को पढ़े, हिंदी को सुने, हिंदी को बोले और फिर वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त किए। तो यहाँ पर विभिन्न साहित्यिक विधाओं में क्या होगा, बच्चों की रुचि जागृत होगा। फोर क्या है, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक चेतना। हिंदी क्या है, हम लोगों का मातृभाषा है और हिंदी क्या है, हम लोगों का भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर ध्यान देगा अगर बच्चे हिंदी पढ़ेगा। अगर बच्चे हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, भाषा संस्कृति के प्रति लगाव होगा ही नहीं। हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को रटाते हैं जबकि अपना मदर टंग को वो लोग पूरा का पूरा स्केप कर देते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका NEP 2020 आया जिसमें क्या बात किया गया कि मातृभाषा पर जोर दिया गया। जो भी मातृभाषा है उस पर शिक्षण पर जोर दिया गया NEP 2020 में। इसी कारण ताकि बच्चे के अंदर क्या हो, सांस्कृतिक चेतना की जागृत हो और बच्चे संवेदनशील हो अपने भाषा के प्रति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग हिंदी। हिंदी पढ़ाने के लिए आप कौन कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसे हम लोग जानते हैं व्याकरण अनुवर्ती विधि के नाम से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस मेथड से क्या होता, आप भी जब बच्चे थे आपको याद होगा कि इंग्लिश का जब क्लास होता था तो टीचर क्या करते थे, आपको ट्रांसलेशन कराते थे। आपका मदर टंग में आपको क्या ट्रांसलेशन मेथड से आपको पढ़ाया जाता था। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हिंदी शिक्षण करते हैं। इसमें बच्चे का क्या होगा, व्याकरण और अनुवाद पर आधारित होते हैं ये। साथ ही छात्र को व्याकरणिक नियम और शब्दों का अनुवाद सिखाया जाता है। इसमें व्याकरण ग्रामर्स का रूल सिखाया जाता है और शब्दों के कैसे अनुवाद करते हैं। इसका लाभ क्या है कि इसमें व्याकरण ज्ञान में सुधार होगा, साथ ही साथ बच्चों में अनुशासन आएगा। इसका नुकसान क्या है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, दो चीज इसमें कमी हो जा रहा, दो स्किल। क्या क्या, इसमें बच्चे बोलने का स्किल नहीं सीख रहा, यानी स्पीकिंग स्किल इसमें बच्चे नहीं सीख रहे हैं। साथ ही साथ जो लिसनिंग स्किल है वो भी इसमें डेवलप नहीं होगा। तो इसका नुकसान में वही आता है, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट इसमें नहीं होता। तो बोलने और सुनने के कौशल में इसमें कमी आ जाता है। कौन सा मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट क्या है कि इसमें ग्रामर्स के रूल में सुधार होता है, व्याकरण ज्ञान में सुधार होता है। नुकसान क्या है, बोलने और सुनने की कौशल का इसमें डेवलप नहीं होता। जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको डेली वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। साथ ही हम लोगों का एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, जहां पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। अंत में हम लोग कोर्स के बारे में बात करेंगे एकदम लास्ट में। अब हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे हिंदी टीचिंग का, वो है आपका संचार विधि, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेटिव मेथड। इसमें हम लोग भाषा का व्यवहारिक उपयोग को सिखाते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, जब आप बच्चे थे
तो आपको कोई ग्रामर नहीं सिखाया हिंदी का, जो भी आपका मदर टंग है, बंगाली है, हिंदी है, संथाली है, जो भी है, तो उसमें उस सब्जेक्ट में यानी उस लैंग्वेज में जो आपका मदर टंग है उसमें आपको क्या कोई ग्रामर सिखाया? क्या कोई आपको शब्द भंडार रटने के लिए सिखाया? नहीं सिखाया। आप कैसे सीखे? आप संचार विधि के माध्यम से सीखे। घर वाले आपको बोलते थे और आप भी उसको बोलते थे, घर वाले को बोलते हुए आप सुनते थे, तो इस प्रकार से आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें क्या होता है, भाषा का व्यवहारिक उपयोग सिखाया जाता है और छात्र को वास्तविक जीवन की स्थितियों में संवाद करना सिखाया जाता है कि आपको रियल लाइफ में किस प्रकार से किसी दो व्यक्तियों के बीच में संवाद करना है। संवाद किसे कहते हैं? जब हम लोग दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम लोग संवाद कह सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है? कौन सा विधि का? संचार विधि का। इसमें लाभ यह है कि इसमें व्यवहारिक और सामाजिक कौशल में आपका सुधार होगा। अब आप दो बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे। एक बच्चा है जो पूरा सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बात करते हैं, और एक दूसरा बच्चा है जो मोबाइल गेम में लगे रहते हैं, दूसरे ज्यादा बच्चे से बात नहीं करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं किसके अंदर भाषाई कौशल ज्यादा डेवलप होगा? लैंग्वेज स्किल किसके अंदर ज्यादा डेवलप होगा? उसके अंदर डेवलप होगा जो समाज के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, जो दूसरे विद्यार्थियों से बात करते हैं, जो अपने बड़े से बात करते हैं, और बहुत लोगों से क्या सीखेगा? एक्सपीरियंस भी सीखेगा वो जब बात करेंगे वो। और जो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, मोबाइल टीवी में, तो वहां पर क्या होगा? उसका भाषाई कौशल का विकास उस लेवल पर नहीं होगा। अब इसका नुकसान क्या है? तो इसमें ग्रामर की रूल आपको नहीं सिखाया जाता है, तो व्याकरणिक शिक्षा की कमी होगा इसमें। कौन सा मेथड में? कम्युनिकेटिव मेथड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। इसमें मातृभाषा के उपयोग किए बिना हिंदी सिखाया जाता है और छात्र हिंदी में सोचने और समझने के लिए प्रेरित होते हैं। इसका लाभ क्या है कि इसमें भाषा का प्रत्यक्ष उपयोग में आपका सुधार आता है और साथ ही साथ जटिल नियम और शब्दावली सीखने में इसमें कठिनाई होती है। नुकसान, डायरेक्ट मेथड का नुकसान आप ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या है कि जो भी जटिल नियम है वो समझ नहीं पाते हैं और साथ ही साथ शब्दावली सीखने में भी कठिनाई होती है। लाभ में क्या होगा कि प्रत्यक्ष उपयोग में सुधार होगा। और इसको सिखाते कैसे? हम लोग मातृभाषा के बिना उपयोग किए हम लोग इसमें हिंदी सिखाते हैं, डायरेक्टली हिंदी सिखाते हैं इसमें हम लोग। मेथड नंबर 4, ऑडियो विजुअल मेथड, श्रव्य दृश्य विधि। इसमें क्या होती है कि शिक्षण में आप ऑडियो और वीडियो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं किसी भाषा को सिखाने के लिए। जैसे किसी मूवी को आप दिखा सकते हैं, किसी संवाद या किसी दो व्यक्तियों के बीच के कन्वर्सेशन को आप दिखा सकते हैं ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। छात्र को क्या किया जाता है? दृश्य और श्रव्य साधनों द्वारा हिंदी सिखाया जाता है इस मेथड में। इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि इससे बच्चे ज्यादा रुचिकर तरीके से देखते हैं, सुनते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दीजिए आप, वो 2-2 घंटा मोबाइल में बिजी रह जाएंगे। तो इससे क्या होता है? रुचि बढ़ता है। और इससे एक है कि बेहतर समझ आता है। जब हम लोग कोई चीज का विजुअल मोड देखते हैं, वीडियो वाला फॉर्मेट देखते हैं, तब हम लोगों को ज्यादा समझ में आता है। इसी चीज को जैसे यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये ऑडियो विजुअल मेथड है। जैसे हम बात कर रहे हैं और आपको वीडियो में ये सारी चीजें दिख रही है, तो इसका बेनिफिट ये है कि आपके ज्यादा देर तक आपके दिमाग में स्थायी रहेगा। नुकसान क्या है इसका? इसमें नुकसान ये है कि इसके लिए आपको उपकरण की आवश्यकता होगा, फिर समय की कमी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसका डिमेरिट है किसका? ऑडियो विजुअल मेथड का। अब टीचिंग एड्स देखेंगे हम लोग। हिंदी जब आप सिखाते हैं तो कौन कौन सा टीचिंग एड्स आप इस्तेमाल करते हैं? ये आपका पहला क्लास है टीचिंग मेथड का। इसका बहुत ही डिटेल्स में आपको एक एक क्लास देखने को मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास में इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टीचिंग एड्स की अगर हम लोग बात करें, आप डीएलएड या बीएड में बहुत सारे टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किए हैं। जो लोग प्रैक्टिस अभी रेगुलर टीचर में है वे लोग भी अपना पढ़ाते टाइम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज के डेट में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर रहे हैं किस स्टेज में? टीचिंग एड्स पर, कि क्या क्या वैसे सारी चीजों को टीचिंग एड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम लोगों के डेली लाइफ में यूजफुल है, डेली लाइफ में अवेलेबल है, ताकि बच्चे ज्यादा सीखें। अब पॉइंट 1, सबसे पहला टीचिंग एड्स आता है आपका पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाएं, यानी कि टेक्स्ट बुक एंड वर्कशीट। ये आपका प्राइमरी सोर्स है। कोई भी बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप उसको किताब के माध्यम से पढ़ाएंगे। आप तुरंत उसको मोबाइल नहीं पकड़ा देंगे ऑडियो विजुअल मेथड की, आप चलो ऑडियो विजुअल मेथड से स्टार्ट करो। ये आपका प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। बट प्राइमरी सोर्स है आपका टीचिंग एड्स का टेक्स्ट बुक एंड वर्कशीट। अब आप चित्र की हेल्प ले सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं किसी चीज को सिखाने के लिए। ये सारे किस चीज में हेल्प करेगा? आपका दृश्य सहायता में हेल्प करेगा। ऑडियो उपकरण का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे के अंदर किस स्किल की डेवलप करेगा? सुनने के अभ्यास को डेवलप करेगा, लिसनिंग स्किल इंक्रीज होगा। वीडियो और प्रोजेक्टर के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं जिससे दृश्य और श्रव्य सामग्री हो जाएगा आपका, जो ज्यादा रुचिकर बनाएगा पढ़ाई को। इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का आप
इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन रिसोर्स के रूप में मान्यता है इसका। तो इन सारे टीचिंग एड्स की मदद से आप हिंदी को और बेहतर सिखा सकते हैं बच्चों में। अब आता है चैलेंजेस इन हिंदी टीचिंग। हिंदी सिखाने में कौन कौन सी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप हिंदी सिखाने जाएंगे किसी स्कूल में, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट भाषाई पृष्ठभूमि वाले छात्र मिलेंगे। अगर हम लोग अपना झारखंड की बात करें तो आपको बहुत सारे जगह में ऐसे मिलेंगे जहाँ पर हिंदी के अलावा और दूसरे क्षेत्रीय भाषाएं बोला जाता है। तो वहाँ पर आप हिंदी किस प्रकार से सिखाएंगे, ये आपके लिए क्या होगा, एक चैलेंज होगा। और एज ए टीचर ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आपको इसका हल निकालने के लिए प्रयास में रहना चाहिए कि आप कैसे इस चीज को और बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले छात्रों के बीच क्या बैठा सके, एक तालमेल, एक संतुलन बिठा सके। सेकंड आपको क्या चुनौती फेस करना पड़ सकती है, संसाधनों की कमी। जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चल जाएंगे तो वहाँ इंटरनेट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा, बहुत सारे टीचिंग एड्स आपको अवेलेबल कराने के लिए सिटी में जाना होगा, ऑर्डर देना होगा, तो यहाँ आपको संसाधनों की कमी आपको झेलना पड़ेगी। चाहे ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है कभी कभी कि संसाधन की कमी हो जाता है। थर्ड, शिक्षक प्रशिक्षण। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बढ़िया से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं जब वो डीएलएड या बीएड में पढ़ते हैं। वो ऐसे ही डिग्री ले लेते हैं, हाँ 60,000 में ये डिग्री कंप्लीट होगा, डिग्री ले लिए, तो वहाँ पर उनको टीचिंग, उसको ट्रेनिंग बढ़िया से मिला ही नहीं। तो ये एक दिक्कत आती है कोई भी चीज़ को पढ़ाने में। और इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए आपको अभी से जागृत होना होगा कि हाँ अब मेरे पास टीचिंग का डिग्री आ गया है, चाहे बीएड हो डीएलएड हो। अब उन सारे चीज़ों को सीखना है जो हम अपने ट्रेनिंग कॉलेज में नहीं सीखे, उसको आपको उसी टाइम उन सारी चीज़ों को सीख लेना चाहिए था और अभी आपका रिवीजन मोड चलता। बट दिक्कत ये होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। तो अब आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए और एज ए एक्टिव लर्नर आपको ये सारी चीज़ें सीखना होगा, सो दैट क्या बन सके, आप एक्टिव टीचर बन सके। अगर आप एक्टिव लर्नर नहीं है तो बाद में जाके एक्टिव टीचर बनने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, अभी आप क्या बन जाइए, पूरा का पूरा एक्टिव लर्नर बन जाइए। और जैसे ही आप एक्टिव लर्नर बन जाएंगे तो कुछ ही दिन में आप फील करेंगे कि आप बहुत ही बढ़िया से पढ़ा ले रहे हैं, आप एक्टिव टीचिंग भी करने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, एक्टिव लर्नर टू एक्टिव टीचिंग के प्रति जर्नी आपको करना है। भाषाई दृष्टिकोण की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी की जो मानक भाषा है और बोली जाने वाली भाषा है, इसके बीच अंतर है, यह भी हिंदी शिक्षण में एक चैलेंजेस है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका हिंदी शिक्षण में सुधार के उपाय। क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक विकास। जो भी टीचर है क्या करना होगा, नियमित रेगुलर बेसिस पर वर्कशॉप कराना होगा कि हाँ आपको इस प्रकार से हिंदी सिखाना है, ये चीज़ें हैं जो आपको ऐड करना है अपना टीचिंग में। तो व्यावसायिक विकास शिक्षकों की जो हिंदी शिक्षण में सुधार होगा। सेकंड, संसाधनों का डेवलपमेंट करना होगा हम लोगों को, उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य सामग्री और डिजिटल रिसोर्सेज का यूज करना होगा। थर्ड, समान अवसर, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा। और फोर्थ, आपको फीडबैक और असेसमेंट, फीडबैक और मूल्यांकन, शिक्षण विधियों का निरंतर मूल्यांकन और सुधार करना होगा। अब कंक्लूजन इसका यह है कि हिंदी शिक्षण क्या है, एक जटिल और इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न विधियों और संसाधनों का समुचित उपयोग आवश्यक है। शिक्षकों को निरंतर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रयासरत रहना चाहिए ताकि छात्रों को हिंदी भाषा और साहित्य में दक्षता प्राप्त हो सके। तो कब पूरा का पूरा स्किल फील होगा, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों पूरा एकदम लर्निंग फेज में रहेगा, तब सबसे बेटर शिक्षण निकल के आता। मान लेते हैं कि टीचर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है बट स्टूडेंट वहाँ इनएक्टिव है, तो क्या प्रॉपर शिक्षण हुआ शिक्षण विधि सही हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर टीचर को भी एक्टिव रहना होगा, स्टूडेंट को भी एक्टिव रहना होगा, तो वहाँ पर देखिएगा रिजल्ट बेहतर होता है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हम लोगों को देखने को मिलता है जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों काफी एक्टिव होता है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आज की डेट में, हम ये बताना चाहते हैं कि 70% इंस्टीट्यूट आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पर ना तो टीचर एक्टिव है और ना ही स्टूडेंट एक्टिव है। और इसी के कारण हम लोगों के शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार के हाल देखने को मिलता है जो कि बहुत ही दयनीय है। जब हम लोग खुद जब स्टूडेंट थे तो हम लोग क्या लिखते थे, पैसेज लिखते थे, ऐसे लिखते थे कि शिक्षा में सुधार की क्या क्या उपाय होना चाहिए। बट ऐसे आप लोग क्या देखे, आप लोग बहुत कोई होंगे इसमें, जब खुद टीचर बन जाएंगे तो ये सारे ऐसे में जो जो बात लिखे थे वो भूल जाएंगे। ये हकीकत है, रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। बट आज की पीढ़ी में जो उत्साह देखने को मिल रही है पढ़ाई के प्रति, पढ़ाने के प्रति, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि पहले से बहुत ही ज़्यादा सुधार आज के डेट में किसमें आया है, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आया है। पहले पढ़ाने का जो स्टाइल था वो बहुत ही जो पुराना स्टाइल था। अब हम बहुत पुराना स्टाइल की नाम बात नहीं कर रहे हैं। जो गुरुकुल सिस्टम था वो तो बेस्ट सिस्टम था। गुरुकुल सिस्टम जो है आपका वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम ऑफ टीचिंग इन द वर्ल्ड।
इसीलिए इंडिया में पहले नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और दूर दराज के विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे। बट फिर बाद में अंग्रेज आए, बहुत सारे शासक आए जो यहाँ के सिस्टम को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिए। और उसके बाद का जो शिक्षण पद्धति आया, जो रटंत पद्धति था पूरा का पूरा, उसके बाद भी बहुत सालों तक रटंत पद्धति जारी रहा। कोई इंप्रूवमेंट नहीं टेक्स्ट बुक में, कोई इंप्रूवमेंट नहीं टीचिंग में, आओ पढ़ो पास करो जाओ, इस प्रकार के सिस्टम बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में हम लोगों को देखने को मिला। बट अब जब इंटरनेट का आविष्कार हो गया, जब क्या किसका आविष्कार हो गया, इंटरनेट का आविष्कार हो गया, तब क्या आया, चेंजेस आया टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी, रिसोर्सेस में भी। और अब बच्चे पहले से बेहतर सीख रहे हैं, पहले से बेहतर चीजों को समझ पा रहे हैं, और शिक्षक भी पहले से बेहतर अपने आप को बेटर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अब हम लोग कल के सेशन में हिंदी टीचिंग मेथोडोलॉजी का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप जेटेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बाकी झारखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहां पर आपको जेटेट पेपर 1 का कोर्स देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जेटेट पेपर 2 का कोर्स देखने को मिलेगा। पेपर 2 का कोर्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि कोई सोशल साइंस वाले पेपर ले रहे हैं बट उसका है साइंस, फिर बाद में फोन आ रहा। तो जब कोर्स आप बाई कीजिएगा तब बहुत ही ध्यान से बाई कीजिएगा। यहाँ साफ साफ देखने को मिलेगा, जो डायग्राम यहाँ दिख रहा है सेम डायग्राम आपका एप्लीकेशन में भी दिखेगा। यहाँ साइंस एंड मैथ लिखा रहेगा तो साइंस एंड मैथ वाले लेंगे, यहाँ एसएसटी टीचर लिखा होगा तो एसएसटी वाले लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो साइंस एंड मैथ का बात करें हम लोग, सीडीपी 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा, नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, भाषा का भी नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, और मैथ एंड साइंस आपका पूरा 60 मार्क्स कवर होगा। उसी प्रकार से सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। और इसके साथ ही कॉम्बो बैच भी लॉन्च हुआ है, कॉम्बो बैच भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जहां पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, डाउट का सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। थैंक यू।